अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स की हेल्प से सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को और उसकी कंसिस्टेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने तीन सिस्टम यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं। देखिए किसी भी सिस्टम को सॉल्व करना आपको सबसे पहले आप उसको देख करके चलेंगे कि ये सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम है या नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। तो इन तीनों सिस्टम्स को अगर हमें पता करना हो कि इनमें से कौन सा होमोजेनियस सिस्टम है और कौन सा नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें सभी कांस्टेंट टर्म्स आपकी जीरो होती हैं उस सिस्टम को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। और अगर एक भी कांस्टेंट टर्म ऐसी है जो जीरो नहीं है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। तो अब सबसे शुरुआत से हम लोग शुरू करते हैं कि पहले एग्जांपल से देखते हुए चलेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व कीजिए। अगर वो इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। और अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो हम उसको सॉल्व करना भी देखेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उससे हम देखेंगे सबसे पहले उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, और कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद में अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हम उसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो तरीका आप लोगों को सिखाया गया था उस तरीके से हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बनकर के आएगा वो आप मैट्रिसेस की फॉर्म में कुछ इस तरीके की फॉर्म में लेकर के आएंगे। ax इज इक्वल टू b, जहां पर a आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स बना देंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनकर के आ जाएगा जो कोरेस्पोंडिंग कोफिशिएंट्स हम देखेंगे। पहली रो पहला इक्वेशन के तीनों के जो कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे 2 3 2, दूसरा 3 3 4 3 3 4, तीसरा 1 2 3। आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया। फिर आपने देखा कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, तो आप वेरिएबल मैट्रिक्स आप बना लेंगे, और कॉलम मैट्रिक्स हो गई है जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं x y and z। और फिर आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स आपके सामने बन करके आ जाएगा b, और b है 2 1 1। ठीक है, अब तरीका वही है, आपने इसको देखा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप a x और b की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वेट करेंगे तो आपको वही इक्वेशंस मिल करके मिल जाएंगे। सॉरी, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। देखिए किसी भी सिस्टम को अगर वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो मैंने आपको कंसिस्टेंसी के लिए कुछ एक चीज बताई थी, उनको वापस एक बार बता दे रहा हूं कि या तो डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो हो या जीरो ना हो, या अगर जीरो के बराबर है तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू b बराबर होना चाहिए जीरो के। ठीक है, अगर सिस्टम को कंसिस्टेंट होना है तो ऐसी सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसी सिचुएशन में बन करके आएगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करते हुए। तो डिटरमिनेंट ऑफ a हम लोगों को निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a पता करते हैं। 2 3 2 3 3 4 1 2 3 हम लोगों ने तो सॉल्व किया। डिटरमिनेंट ऑफ a 2, 9 minus 8 1 minus 3, 9 minus 4 5 plus 2, 6 minus 3 3, 2 minus 15 plus 6 माने -7। फिर से एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। 2 9 minus 8 1 minus 3 9 minus 4 5 6 minus 3 3। ओके, तो -7 इसका डिटरमिनेंट आ गया। जैसे आपने पाया कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपने एकदम से कह दिया कि सिस्टम का लीनियर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो ये डिटरमिनेंट आया है उसको मार्क जरूर कर लें कि डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर है -7 के। इसकी हम लोगों को खास जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं है, वो बराबर है -7 के। इससे हम लोगों ने साबित कर दिया है कि ये सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था जो आपके सामने ऊपर जो बनकर के आया ये इक्वेशन ax is equal to b। अगर हम लोगों को x को पता करना है तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स into b के। ओके, a इनवर्स into b के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो अगला टास्क है वो है
ए का इनवर्स पता करना। देखिए जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ना निकाले, इनवर्स जो निकाले वो आपका जो एडजॉइंट ऑफ मेथड मैंने आप लोगों को बताया है उससे ही आप पता करेंगे। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है उसमें गलती के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडजॉइंट मेथड, अगर आप पता करना चाहें तो। ठीक है, हम लोग करते हैं। चलिए एडजॉइंट मेथड से हम लोगों को पता करना है इनवर्स। तो इनवर्स एडजॉइंट मेथड से मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमारा जो टास्क है वो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। और मैंने बता रखा है एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो अब हमारा टास्क है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। देखिए बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स सी हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग माइनस निकाल लेंगे और फिर हम उसके साइन चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले माइनस पता करने की कोशिश करते हैं। पहला जो माइनस आ जाएगा वो 1 है, दूसरा वाला जो माइनस आ जाएगा 9 - 4 5 है, और तीसरा जो माइनस आ जाएगा 3 है। ये 9 - 4 5 है। अब बीच वाला 6 - 2 4, 4 - 3 1, 12 - 6 6, 8 - 6 2 एंड 6 - 9 -3। ठीक है, ये आपने अभी माइनस निकाले हैं। अब इनको कोफैक्टर्स में कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को बताया है, साइन चेंजिंग स्कीम बताई होगी आपको कैसे करते हैं और उसकी वजह भी बताई थी। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। जहां जहां पॉजिटिव है साइन में नो चेंज, और जहां जहां माइनस का साइन दिखाई दे रहा है आपको वहां पर साइन ऑल्टर कर जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 - 5 हो जाएगा। अब आपका ये -5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो हमारे सामने आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। उसका ट्रांसपोज आप लोग जानते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 - 5 3, -5 4 -1 6 - 2 -3। यही आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके सामने ये निकल करके आ गया है। ठीक है, अब जब ये एडजॉइंट ऑफ ए है तो इनवर्स आपके सामने लिखा हुआ है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप लोग ए इनवर्स यहां से यहां लिखा हूं मैं। तो आप लोगों को पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए है -7, तो मैं इससे ऐसे डिवाइड कर लेता हूं। ओके, 1 - 5 6 -5 4 -2 3 -1 -3, ऐसा तो कुछ आ जाएगा। और देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है कि जब आप लोगों को ये पता करना हो, x की वैल्यूज पता करनी हो, तो आप इस जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उससे अंदर डिवाइड ना कीजिएगा। ये आपकी कैलकुलेशन को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो आप थोड़ा सा इसको बाहर ही रखिए और बाद में फाइनली इससे डिवाइड कर लेंगे हम लोग। और चाहे तो आप इतना कर सकते हैं कि इस माइनस से डिवाइड कर लें अगर जरूरत पड़े तो। अगर नहीं है जरूरत तो फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए और फिर इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x = a इनवर्स b, यहां पर हम लोग करते हैं इसको बच्चों। x इसको हटा दे रहा हूं मैं। x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b। और a इनवर्स अभी आप लोगों ने पता किया -1/7, 1 - 5 6, 5 4 -2 3 -1 -3 और इनटू b। b आपका जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो है 2 1 1। और आप इनको मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिसेस को, इनका मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम के हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 - 5 1 × 2 5 × -5 × 1 एंड 6 × 1 प्लस 6। ओके, फिर -10 प्लस 4 -2 और 6 -1 -3। आप देख पा रहे होंगे कि ये आ जाएगा 1 - 1/7
3 प्लस का 3 आ रहा है, और ये आ जाएगा आपका -7, और ये आ जाएगा आपका +2। ओके, अब यहां से हम इसको फाइनली ऐसा लिख सकते हैं। x आपके सामने लिखा है बच्चों, x के बारे में बताया मैंने आपको कि x y z एक आपका कॉलम मैट्रिक्स बनकर के आया है, जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको ऐसे लिखना है आपको, और जो a इनवर्स इनटू b आया है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई अब आप लोग कर सकते हैं +1 और -2 और 7। अब यहां से आपने x y और z की वैल्यूज जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इक्वालिटी तब हो सकती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हों। ठीक है, तो x का वैल्यू बराबर हो जाएगा -3/7 के, y बराबर हो जाएगा 1 के, और z हो जाएगा -2/7 के बराबर। तो इस तरीके से हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने चेक किया कि उसका डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन का पता करना बहुत आसान है आप लोगों के सामने। ठीक है, अब साथ के साथ अगर नोट करते हुए चले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से जो है बार बार मुझे रब करना पड़ता है उसको। चलिए दूसरे वाले सिस्टम को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले सिस्टम को हम लोग देखते हैं। वही चीज, सबसे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। सवाल में वो दे सकता है आपको कंसिस्टेंसी चेक करिए, ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा मान करके चले कि आपको सिस्टम कंसिस्टेंट दिया ही हुआ है, तो आप लेकिन हर एक क्वेश्चन में जो भी होंगे सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ए निकालना होगा। अगर डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर आ जाता है तब हम उसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो बताया आपको, सबसे पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। 1 1 1 1 2 3 1 4 7, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। x x y z और b आपके सामने आ जाएगा 6 14 एंड 30। ओके, अब आप लोग सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट पता करेंगे, उससे आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, फॉर्म भी आ जाएगा आपके आगे, और ये भी पता चल जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए पता कर रहे हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको ऐसे लिख लेना। 1 into 14 minus 12 2 minus 1 7 minus 3 4 plus 1 4 minus 2 2। ओके, देखिए क्या किया है, 1 to 14 minus 12 minus 1 7 minus 3 4 and plus 1 आप लोग देख पाएंगे 4 minus 2, तो 2 minus 4 plus 2 माने 2 minus 4 सॉरी plus 2 minus 4 और plus 2 माने ये आ जाएगा आपका 0। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ गया है, अब सिचुएशन आपके सामने तो बन करके आ गई है कि या तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर बराबर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, या नो सॉल्यूशन। तो हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या बन करके आता है। तो चलिए उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और अगर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जिस तरीके से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग। कोफैक्टर्स निकालते हैं, पहले कोफैक्टर्स आपके सामने आ जाएंगे, तो माइनस हम निकाल करके फिर उनको चेंज कर देंगे 2 4 2। अब दूसरे वाले के लिए चल रहे हैं हम लोग 7 minus 4 7 minus 4 3 7 minus 1 6 4 minus 1 3 and 3 minus 2 1 3 minus 1 2 and 2 minus 1 1। ये आपकी माइनस आ गए हैं, अब इनको चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन करके आ जाएगी। अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बन करके आ जाएगा -3 6 3
-6। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं उसको भी। 2 - 3 1 -4 6 -2 2 3 -3 1 और इनटू बी 6 14 एंड 30। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करने वाले हैं हम लोग। 12 - 42, आप लोग समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। 6 × 2 3 × -3 × 14 1 × 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। -24 84 -60। ओके, 12 -42 एंड +30। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले वाला भी 0 0 0। तो आप लोगों के सामने आया है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इससे आप लोगों ने क्या कहा कि इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं अगर, तो अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को हम लोग लिखते कैसे हैं उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ये चीज मैं हटा रहा हूं यहां से, हम लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो बता दें। देखिए, मान लीजिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में 2 वेरिएबल इक्वेशन ऐसी दी हुई है 4 और 4x + 8y इज इक्वल टू 8। ऐसा सा मेरे सामने, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई 2 4 8 या ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि इक्वेशन ऐसी है और आपको सॉल्यूशन पता करना है। तो हम लोग करते क्या है कि हम ऐसा मान करके चलें कि क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइंस जो है कोइंसिडेंट लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और आपको ये पता करना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं इनमें से कोई एक वेरिएबल की हम वैल्यू जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k है। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k है, उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यूज जो है किसकी x और y की चेंज होती रहेंगी। तो हमने मान लिया कि y = k। अब अगर y = k है तो हम लोग देख पाएंगे x + 2k = 4, यानी x = 4 - 2k आपके सामने आ गया है। मतलब आप लोगों ने ऑर्डर पर निकाल लिया है वो जो सॉल्यूशन है उसका k 4 - 2k कॉमा k, ये जहां k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसी के रिस्पेक्ट में आपके जो है सॉल्यूशंस चेंज होते रहेंगे। k की फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k सॉल्यूशंस वेरी फॉर। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। पर हम लोग ये जरूर चेक कर लेंगे यहाँ पर, जैसे हमने किया है कि दूसरे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो कर ही रहा है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशंस आपके सामने बन करके आ रही हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम 3 वेरिएबल इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, जब उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k से रिप्लेसमेंट दे देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आपने देखा होगा कि इक्वेशन क्या लिखी हुई है आपके सामने, x + y + z = 6। अच्छा, ये लिखा हुआ है इधर x + 2y + 3z = 14। तो मैंने क्या किया, ऐसा कर लेते हैं यहीं पर इसको कि इस वाली इक्वेशन में मैंने जो है z की वैल्यू k रिप्लेस कर दी। लेट z = k हम लोगों ने मान लिया। दूसरे वाले में पूरे में z की वैल्यू k रिप्लेस कर दी और इसमें भी k रिप्लेस कर दी। तो हम लोग इक्वेशंस को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। x + y = 6 - k, x + 2y = 14 - 3k and x + 4y = 30 - 7k। अब देखिए 2 वेरिएबल इक्वेशंस बन गई हैं। 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई है तो किन्हीं भी दो को लेकर के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और बाकी दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है इस वेरिएबल की टर्म्स में आ जाएगी। तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के इसको सॉल्व कर लिया, करेंगे हम लोग मैट्रिसेस की हेल्प से ही। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 2, ये a आ गया है आपका, या आप जो है अलग इसको मानना चाहें तो c आ गया है। c भी नहीं कह सकते कि तो पहले जगह d मान लेते हैं, d आया। अब आपने x मान लेते हैं या अल्फा, जो भी आप कहना चाहें, x तो वेरिएबल मैट्रिक्स आप बना लें, x * y आ गया है। और अब आप लोगों के सामने b जो कि आपका बिल्कुल सेम टू सेम, चलिए क्या इसको चेंज कर लें, 6 - k 14 - 3k ऐसा आपके सामने आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना
बहुत आसान है क्योंकि आपके सामने जो मैट्रिक्स ए बना हुआ है उसका डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है बिल्कुल एकदम। तो हमारे सामने कुछ ऐसा सा नजर आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि लेट अस कंसीडर फॉर अ व्हाइल 7k - 2 2k, k ऐसा सा वैल्यू आ जाएगा, ऑर्डर्ड बाय ऐसा आ जाएगा। तो k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके x y और z की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, लेकिन उनमें हमेशा एक रिलेशन रहेगा और रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे वाली इक्वेशन को देखते हैं। तीसरे वाली इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर है, इसमें अंतर देखते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है आप देख पा रहे होंगे कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बन करके आ रही है। जैसे ही आपके सामने होमोजेनियस का केस बन करके आता है, आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग चेक करेंगे कि इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि केवल और केवल 0,0,0 ही इसके सॉल्यूशंस हैं। नॉन ट्रिवियल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि 0,0,0 तो होंगे ही, इनके अलावा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्योंकि लाइन जो प्लेन्स दिए हुए हैं वो कोइंसिडेंट हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए प्लेन्स हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं उसको। तो होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 3 - 2 2 - 1 4 1 - 11 14 x आपको पता है x y z जो वेरिएबल्स है उसको लिखते हैं हम लोग, और b तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो 0 ही हैं, ठीक है। सिंपल बात बिल्कुल एकदम। अब आप लोगों को जो बताया है मैंने कि अगर आपको ये पता करना है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अगर एक मैट्रिक्स होमोजेनियस एक सिस्टम होमोजेनियस है तो हम लोग चेक करते हैं ए डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, केवल और केवल ओनली 0,0,0 ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इसका डिटरमिनेंट बराबर है 0 के तो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। मतलब अगर डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 है तो वहां पर सॉल्यूशंस हैं तो 0,0,0 के अलावा और वो बहुत सारे हैं, तो उनको हम लोग कैसे डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 से हम लोग पता करते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब जब आपको पता चल जाएगा, चलिए चेक करते हैं पहले कि इसके डिटरमिनेंट 0 के बराबर है या नहीं है, ओके। तो डिटरमिनेंट डायरेक्टली पता कर लेते हैं हम लोग। 1 - 14 + 44 30 - 3 28 - 4 24 and -2 -11 + 1 -10 यानी 30 -72 और -20, और हम लोगों ने पाया कि ये तो -22 है, माने a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आपका आ रहा है। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 1 3 2 2 - 1 4 1 - 11 14, और हमने इसको सॉल्व किया है। 1 - 14 + 44 30 -3 28 - this, ठीक है, -2 -22 -22 and +1, this is actually 21। तो ये आ जाएगा बच्चों +42, माने ये चीज आपकी 0। अच्छा मान लीजिए माइनस का 22 आ जाता, अगर ये माइनस का 22, तो क्रॉस चेक करना जरूरी है यहाँ पर जो मैंने किया है, क्योंकि यहीं पर पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाता है अगर आप डिटरमिनेंट में ही गलती कर देते हैं तो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये माइनस का 22 आ जाता तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता, वो होता 0,0,0, ठीक है। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन इसके नहीं हो सकते थे, लेकिन चूंकि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ चुका है, अब इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। देयर आर सम सॉल्यूशंस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम 0,0,0। तो उसको कैसे पता करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग क्या करेंगे
यहाँ z की जगह पे कोई वैल्यू रख लेंगे, k रख लिया हमने, और k की वैल्यू रिप्लेसमेंट दे करके बाकी दोनों k के रिस्पेक्ट में हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि z, यहाँ से z का वैल्यू निकाल करके इन दोनों में रिप्लेसमेंट दे देंगे और फिर x और y की वैल्यू जो है वो z की टर्म्स में हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, आप लोग परेशान ना हो। z इज इक्वल टू k मैंने मान लिया और इसमें रख दिया है x प्लस 3y माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3y प्लस 2k, और दूसरे वाला आ जाएगा आपका 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 4k। तो हम लोग यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और थर्ड वाली इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे कि वो उसके लिए ट्रू है या नहीं है, और जो भी चीज आएंगी ब्ला ब्ला अल्फा बीटा एंड के, यही इनके सॉल्यूशंस होंगे। आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ कि अगर कोई लाइन बनकर के आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो हम लोग उसको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान करके चलें। जैसे x और y में कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि x हमेशा y का ट्वाइस है, तो उसके ऊपर में लाई करने वाला हर एक पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। क्या x, सॉरी उल्टा बोल दिया उसमें, अगर ऐसा एक, चलो